हेलो, वेलकम टू किरोशा नर्सिंग क्लासेज। हिमाचल प्रदेश के जितने भी नर्सिंग एस्पिरेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं आने वाले एग्जाम की, बहुत ही जल्द आपके एग्जाम होने वाला है। फॉर्म ऑलरेडी कंटिन्यू है, तो जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया है वो सबसे पहले तो फॉर्म फिल कर दे, क्योंकि 5 तारीख आपकी लास्ट डेट दी गई है। फीमेल कैंडिडेट्स जितने भी यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए खास इंफॉर्मेशन ये है कि यहाँ पे क्लास आपको हर एक वो मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके टॉपिक से एग्जाम से रिलेटेड वो सारी की सारी क्लासें करवाई जाती हैं। और जब तक एग्जाम नहीं होगा उससे पहले पहले आपका कंप्लीट जो सिलेबस है एमसीक्यू के माध्यम से जितनी भी आपकी थ्योरी है वो कवर करवा दी जाएगी। अपन ने ऑलरेडी यहाँ पे 15 से 20 क्लासें ले ली हैं, तो आप जरूर डिस्क्रिप्शन में जाके उन क्लासों का लिंक मिल जाएगा आपको। और उससे रिलेटेड यहाँ पे ऐप के अंदर कोर्स अवेलेबल है आपके हिमाचल प्रदेश के अंदर। जो सिलेबस दिया गया है 85 जो आपके नर्सिंग का एमसीक्यू है, देन 35 जो नॉन नर्सिंग का है। दोनों की दोनों क्लासें यहाँ पे आपको इस चैनल पे, किरोशा एकेडमी के चैनल पर मिल जाएगी। तो तैयारी बिल्कुल आपकी बढ़िया होनी चाहिए। इसके लिए हमारे साथ में जुड़िए, किरोशा एकेडमी के चैनल को जरूर फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक इस क्लास को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिएगा, जिससे उनको भी ये चीज का फायदा मिले। और एग्जाम आपके 1-2 मंथ, जब भी आपका फाइनल डेट होगी 5 मार्च, इन्होंने फाइनल सबमिशन डेट दी है, उसके बाद में 2 दिन के बाद में आपका जो करेक्शन विंडो है वो स्टार्ट हो जाएगा कि जिन्होंने अगर कोई फॉर्म फिल में मिस्टेक हो गई है तो वो आपको वहां पे आप करेक्शन कर सकते हैं। 390 पोस्ट पर यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने आपके वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया एंड फॉर्म फिल स्टार्ट हो चुके हैं। तो जितने भी इस क्लास को देख रहे हैं जल्दी से शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। वैकेंसी बहुत बढ़िया है। प्रिपरेशन कैसे करनी है, अगर आप एक सिस्टमिक तरीके से करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, तो जरूर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अब लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, एक प्लानिंग होनी चाहिए आपके साथ में। प्लानिंग कैसे होगी, जब आपका कंप्लीट सिलेबस आपके पास में, अगर मैं नर्सिंग की मैं बात करूंगा तो होल नर्सिंग यहाँ पे आपको सिलेबस के अंदर दिया गया है। और नॉन नर्सिंग के अंदर आपके हिंदी, इंग्लिश और जीके है, आपका करंट वहां का जीके है, एप्टीट्यूड या फिर रीजनिंग के जो एमसीक्यू हैं वो एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। उनका भी क्राइटेरिया 35 है, तो उनको भी आपको इजी वे में नहीं लेना है। इसकी भी सारी क्लासें हमारे फ्री कंटेंट के अंदर भी पड़ी है, तो किरोशा एकेडमी के ऐप को जरूर डाउनलोड करें। वहां पे आपकी बेहतरीन प्रिपरेशन और सिलेक्शन के अंदर बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। देखते हैं आज के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू सेशन क्या रहने वाला है। सबसे फर्स्ट एमसीक्यू आपकी स्लाइड के ऊपर है, केयरफुली रीड कीजिएगा। ड्रग कैलकुलेशन का ये एमसीक्यू है। फॉर एडमिनिस्ट्रेशन 3000 ml ऑफ द फ्लूइड इन 24 आवर द फ्लो रेट, ठीक है ना। तो फ्लो रेट के लिए बेसिकली अपन बात करते हैं कि अपने पास में क्या फॉर्मूला रहता है। फ्लो रेट के बारे में अपन बात करते हैं यहाँ पे। तो फ्लो रेट की अपन सबसे पहले तो अपन बात करेंगे कितना अपने को एडमिनिस्ट्रेशन फ्लूइड देना है, ठीक है ना। तो वो अपने पास में कितना है डियर, 3000 ml है। अब बात करते हैं कितने टाइम के अंदर देना है। अगर अपने पास में टाइम की मैं बात करूं तो कितना रहने वाला है, 24। याद रखिएगा यहाँ पे क्या दिया गया है, अवर्स दिए गए हैं, और अपने को किसमें चाहिएगा, मिनट्स के अंदर। और अवर्स को मिनट्स के अंदर कन्वर्ट करता हूं तो मैं 24 इंटू 60 कर सकता हूं ना। तो ये बिल्कुल उसको अपन किसके अंदर हो जाएगा, आपके मिनट्स के अंदर ये वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि आंसर किसमें पूछ रहा है, आपका ड्रॉप पर मिनट के अंदर पूछ रहा है। तो अब बात करते हैं एन आपका ड्रॉप फैक्टर, ठीक है ना। उसके बाद में अपन बात करते हैं ड्रॉप फैक्टर कितना रहने वाला है। तो ड्रॉप फैक्टर बेसिकली आपका कितना रहेगा, गिव मी दिस आंसर कीजिएगा। यहाँ पे मैक्रो ड्रिप है, क्योंकि मेंशन नहीं किया गया है। पीडियाट्रिक के लिए आपके माइक्रो ड्रॉप्स होती है, माइक्रो ड्रॉप के अंदर 60 बूंस यहाँ पे 1 ml के अंदर, लेकिन यहाँ पे मैक्रो ड्रॉप, और मैक्रो ड्रॉप के अंदर कितना रहता है आपका 15 ड्रॉप्स पर आपका ml, ठीक है। तो फॉर्मूला यहाँ पे अपने पास में अवेलेबल है, कितना करेंगे, क्वांटिटी अपने पास में 3000 ml है यहाँ पे। देन 24 इंटू टाइम्स को अगर अपन क्या करेंगे, 60 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देन ड्रॉप फैक्टर इज 15। तो 15 से आप 16 को करें तो कितना रह जाएगा 4, और 24 को 50 से गुना करते हैं तब कितना रह जाएगा अपने पास में 96 के रिलेटेड अपने पास में ये वैल्यू आएगी 3000 बाई 96। और अपने पास में जो ये वैल्यू जब अपन इसमें भाग देंगे तो अपने पास में क्या रहने वाला है 31। यहाँ पे क्या आ जाएगा ड्रॉप पर मिनट, ठीक है ना, ड्रॉप
पर मिनट यहाँ पे आंसर रहने वाला है। तो आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर। तो अपने पास में क्या आएगा, किस ऑप्शन के अंदर 31 ड्रॉप्स पर मिनट है, वो आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आपको क्या करना है, एग्जाम के अंदर अगर ड्रॉप पर फैक्टर का आंसर आपके पास में एमसीक्यू आए तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, तब ज्यादा इफेक्टिव रहने वाला है। ठीक है, देन अपन बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू अपने पास में पूछ रहे हैं कि द रिलेशनशिप ऑफ द फीटल हेड एंड लिम्स टू द इट्स टंग इज कॉल्ड। गिव मी दिस आंसर कीजिएगा। रिलेशनशिप किसके बीच में मांगा है अपने से, पूछ रहा है ये फीटल हेड एंड द लिम्स, ठीक है ना, लिम्स और फीटल हेड के बीच में, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इसको क्या लाई बोलते हैं। लाई बेसिकली क्या होता है आपके, रिलेशनशिप बिटवीन इसके बीच में लॉन्ग एक्सिस ऑफ मदर के लॉन्ग एक्सिस एंड बिटवीन किसके बीच में, फीटल लॉन्ग एक्सिस, ठीक है ना, फीटल लॉन्ग एक्सिस, इसको अपन क्या बोलते हैं बेसिकली, इसको बेसिकली अपन क्या बोलते हैं आपका, गिव मी दिस आंसर कीजिएगा। लॉन्गिट्यूडल बेसिकली अगर मैं बात करूं तो वो क्या रहता है, मैटरनली आपके उसी जिस तरह से आपका यूट्रस की जो साइज होती है उसके रिलेशन के अंदर आपका लॉन्गिक एक्सेस होगा, उसको अपन क्या बोल देंगे, लॉन्गिट्यूडिनल। तो लाई अगर बेसिकली ट्रांसफर है तो ट्रांसफर, और लॉन्गिट्यूडिनल है तो लॉन्गिट्यूडिनल। और ये बेसिकली अपन बात करते हैं किसके अंदर, लाई के अंदर बात कर रहे हैं। अब बात आ रही है प्रेजेंटेशन, ठीक है ना। प्रेजेंटेशन बेसिकली क्या होते हैं, अगर मैं बात करूं तो 3 तरह से अपन प्रेजेंटेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ब्रिज प्रेजेंटेशन, ठीक है ना। ब्रिज प्रेजेंटेशन बेसिकली क्या होता है, आपका जो फुट पार्ट है, फुट पार्ट ऑफ द फीटस, ठीक है ना, फुट पार्ट ऑफ द फीटस या फिर बेबी कह सकते हैं, वो कहां होता है आपके इन पेल्विस, ठीक है ना, इन पेल्विस के अंदर। नॉर्मली क्या होना चाहिए, नॉर्मली आपका जो हेड पार्ट है वो पेल्विस के अंदर होना चाहिए। सिपेलिक प्रेजेंटेशन सबसे आइडियल होता है और सबसे बेस्ट प्रेजेंटेशन अपन यहाँ पे, जहां पे कोई भी अबनॉर्मलिटी होने के चांसेस नहीं रहते हैं। और वेजाइनल डिलीवरी है वो सबसे ज्यादा इजी वे में कौन से प्रेजेंटेशन के अंदर रहती है, आपके वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, जिसको अपन सिपेलिक प्रेजेंटेशन कहते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या रहने वाला है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन, सिफेलिक प्रेजेंटेशन। एंड देन थर्ड वन इज द शोल्डर, ठीक है ना। ये सबसे ज्यादा टिपिकल फेज होती है शोल्डर के अंदर, ठीक है ना, जिसके अंदर शोल्डर डिस्ट्रोकिया और भी आपके मल्टीपल फ्रैक्चर होने के चांसेस रह सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे ये डेंजर पोजीशन रहती है सबसे आपके शोल्डर प्रेजेंटेशन, ठीक है ना। उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं एटीट्यूड, ठीक है ना। एटीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो वो बेसिकली क्या रहने वाला है, आपका रिलेशनशिप बिटवीन द फीटल हेड एंड लिम्स, ठीक है ना। लिम्स एंड आपके फीटल हेड के बीच में जो डिफरेंशिएशन अपन करते हैं, रिलेशनशिप जो मेंटेन करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, एटीट्यूड। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस एमसीक्यू यहाँ पे सी ऑप्शन क्या रहेगा, आपका राइट आंसर रहने वाला है। अब देन अपन बात करते हैं पोजीशन। पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली अपन करते हैं क्या, जो पोजीशन बेसिकली क्या रहता है, ऑक्सीपिटल ट्रांसफर या फिर पोस्टीरियर या फिर एंटीरियर, ठीक है ना। तो अगर आपका जो बैकवर्ड पार्ट है वो अगर पीछे की तरफ है, दिस इज कॉल्ड पोस्टीरियर, और अगर फ्रंट की तरफ है उसको अपन एंटीरियर बोलते हैं। और ट्रांसफर अगर 90 डिग्री के अंदर अपन बात करें तो ट्रांसफर, ये बेसिकली अपन किसके अंदर बात कर रहे हैं, राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर या फिर लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, ठीक है ना। राइट ऑक्सीपिटल आपका ट्रांसफर हो सकता है, लेफ्ट ऑक्सीपिटल ट्रांसफर हो सकता है। ये सारी की सारी किसके रिलेटेड में बात कर रहा हूं, आपकी पोजीशन से रिलेटेड में बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे क्या आंसर रहने वाला है, एटीट्यूड इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट एमसीक्यू, उससे पहले आपके पास में बहुत ही खास इंफॉर्मेशन, जो भी बच्चे, जो भी डियर नर्सिंग एस्पिरेंट, जो फीमेल कैंडिडेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, एचपी की हिमाचल प्रदेश के अंदर जो असिस्टेंट नर्सिंग स्टाफ की तैयारी कर रहे हैं, 390 पोस्ट बहुत ही अच्छा आंकड़ा है। और आपको सरकारी नौकरी मिलने के यहाँ पे बढ़िया इन्होंने अवसर दी हैं आपके सरकार ने, स्पेशली क्योंकि यहाँ पे आपको भीड़ से बिल्कुल पहले ही इन्होंने अलग कर दिया है, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट्स को यहाँ पे अप्लाई किया है। और आपका जो डोमिनेंस सर्टिफिकेट है
वो आपका मूल निवास प्रमाण पत्र है वो भी हिमाचल प्रदेश का मांगा है, उसके साथ में 50% यानी सेलेक्टेड ऑलरेडी यहाँ पे आपको 25 यानी 100 में से 25% तो इन्होंने पहले ही आपको सेपरेट कर दिया है। तो अब थोड़ी सी मेहनत की और आवश्यकता है और हमारे साथ में आप जुड़िए और वो 25% की जो मेहनत है वो हमारे साथ में आप जुड़िए, जिससे आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में पूरी हेल्प की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के अंदर हमने यहाँ पे ऐप के अंदर हिमाचल प्रदेश फास्ट ट्रैक मात्र 2500 के अंदर बहुत ही शानदार यहाँ पे आपके लिए बैच निकाला है, जिसके अंदर आपको कंप्लीट तैयारी की जाएगी। नर्सिंग एंड नॉन नर्सिंग की एमसीक्यू सेशन यहाँ पे लिया जाएगा, जो हर एक वो मोस्ट इंपोर्टेंट आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में जितने भी एग्जाम हुए हैं उनको अपने इवेल्युएशन किया है, यानी आपके प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है और सिलेक्शन के क्राइटेरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे अगर आप हमारे साथ में कंसिस्टेंसी के साथ में ऐप के अंदर जो कोर्सेज अवेलेबल है उनके ऊपर बढ़िया मेहनत करते हैं। तो मेहनत का तो फल एक दिन मिलना ही है। आज जरूर मुश्किल है, कल बेहतर होगा। आज जरूर मुश्किल है, कल बेहतर होगा। बस खुद पे भरोसा रखना, आने वाला कल जरूर बेहतरीन होगा। देन नेक्स्ट एमसीक्यू, डायग्नोसिस फाइंडिंग ऑफ द रेबीज। गिव मी दिस आंसर कीजिएगा। रेबीज बेसिकली कोई भी एनिमल बाइट से हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मेनली अपन बात करता है, जब भी रेबीज की बात आती है किसकी बात करते हैं अपन, डॉग बाइट की, ठीक है ना। डॉग बाइट की यहाँ पे अपन बात करते हैं और इसके अंदर बेसिकली कौन सा कॉम्प्लिकेशन, यहाँ पे कौन सा फोबिया देखने को मिलता है, हाइड्रोफोबिया देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, हाइड्रोफोबिया देखने को मिलता है। और अपने से पूछा गया कि डायग्नोसिस कैसे करोगे, तो यहाँ पे ग्वार्नी बॉडीज नहीं होगा, देन काउडबेरी, ये सारे के सारे इससे अनरिलेटेड है। लेकिन नेग्री बॉडीज, जी हाँ, नेग्री बॉडीज बेसिकली क्या रहते हैं, आपके नर्वस सिस्टम के अंदर ये एक कॉलोनी बैक्टीरिया की हैं वो बनाते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, नेग्री बॉडीज, जिसको अपन फाइंडिंग कर सकते हैं किसके लिए, रेबीज के यहाँ पे सिम्टम देखने को मिलते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, नेग्री बॉडीज। कहाँ पे, ये नर्वस सिस्टम के अंदर आपके ब्रेन के अंदर देखने को मिलते हैं, जिसके कारण आपके नर्वस सिस्टम के यहाँ पे सिम्टम आने लगते हैं। अगर पेशेंट है वो उनको प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं किया गया है तो वो सारी हरकतें करने लगते हैं जो एक आपका जो डॉगी होता है वो पागल होने के बाद में क्या हरकतें करेगा, वो सारे के सारे सिम्टम किसके अंदर आ जाते हैं, एक डॉग बाइट या रेबीज के पेशेंट के अंदर। और उसका सबसे बड़ी बात, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। इसलिए जब भी डॉग बाइट करें, बिना सोचे समझे उनके प्रॉपर वैक्सीनेशन आपको लगवाने हैं। चाहे डॉक्टर, चाहे डॉग वो पागल हो या नहीं हो, कुछ भी कंडीशन हो, चाहे छोटा पिल्ला हो, हर कंडीशन के अंदर आपको वैक्सीनेशन लेना चाहिए, जिससे आप उस रेबीज जैसे भयानक बीमारी से अफेक्टेड नहीं होंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट एमसीक्यू था कि फॉदर गिल्स ऑपरेशन इज डन फॉर, ये बेसिकली क्या, फॉदर गिल्स से बेसिकली आपके यूटेराइन प्रोलेप्स के लिए किया जाता है। यूटेराइन जो प्रोलेप्स होता है उनके अंदर बेसिकली आपका किया जाता है। सर्वाइकल टीयर बेसिकली किसके अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, आपके एपिसियोटोमी के अंदर, ठीक है ना, एपिसियोटोमी के अंदर देखने को मिलता है। और एपिसियोटोमी बेसिकली क्या रहता है, एपिसियोटोमी जब वेजाइनल डिलीवरी करवाते हैं या फिर बेबी का वेट ज्यादा हो या फिर ट्विंस डिलीवरी हो और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, वहां पे एपिसियोटोमी यानी आपके जो पेरिनियल एरिया के अंदर कट लगाया जाता। और सबसे बेस्ट कौन सा एपिसियोटोमी रहता है, तो ये भी एग्जाम के अंदर आया हुआ है, मीडियो लेटरल, ठीक है ना, मीडियो लेटरल यहाँ पे सबसे बढ़िया रहेगा। कौन सा टाइप्स है आपका एपिसियोटोमी का, जिसको अपन इस टाइप से, ठीक है ना, इस टाइप से आपके देखने को मिलता है। ये सर्वाइकल टीयर बेसिकली आपके फॉदर गिल्स ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं रहने वाला है। कैंसर के सर्वाइकल कैंसर की अगर मैं बात करूं, तो स्क्रीनिंग की अगर मैं बात करूं, माय डियर नर्सिंग एस्पिरेंट, स्क्रीनिंग की अगर अपन बात करते हैं तो क्या रहने वाला है, पेप स्मेयर, ठीक है ना, पेप स्मेयर यहाँ पे क्या रहेगा, आपका राइट आंसर रहेगा। लेकिन अगर कंफर्मेटरी टेस्ट की अगर मैं बात करूं, कैंसर की जो भी आपके, जब भी बात कैंसर की आती है और कंफर्मेटिव टेस्ट की अपन बात करेंगे तो क्या आंसर चला जाएगा, बायोप्सी, ठीक है ना, बायोप्सी क्या चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा। किसके लिए, एनी टाइप ऑफ द कैंसर फॉर द कंफर्मेटिव टेस्ट फॉर द कैंसर डायग्नोसिस, ठीक है। तो ये भी नहीं रहने वाला है, यूटेराइन इन्फेक्शन बेसिकली नहीं रहने वाला है। डी ऑप्शन जो है आपका वो बेसिकली क्या रहेगा, आपका राइट आंसर रहने वाला है। यूटेराइन प्रोलेप्स के लिए जो अपन ऑपरेशन करते हैं बेसिकली दिस इज कॉल्ड फॉदर गिल्स, जिसके कारण
प्रोपल्स अपन क्या कर सकते हैं, यूट्रस को यहाँ पे प्रोलेप्स यानी ऐसे कह सकते हैं उनके अंदर जो आपके संपूर्णपन होता है उससे अपन उससे प्रिवेंशन कर सकते हैं, और पीपीएच जैसे कॉम्प्लिकेशन से भी अपन उसको प्रिवेंशन कर सकते हैं। और भी बहुत सारे यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं जिससे अपन प्रिवेंशन कर सकते हैं, किसके द्वारा, फॉदर गिल्स ऑपरेशन के द्वारा। द नेक्स्ट एमसीक्यू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट एमसीक्यू जो भी इस क्लास को देख रहे हैं जरूर शेयर कीजिएगा। इनहेलेशन ऑफ द कॉटन डस्ट, गिव मी दिस आंसर कीजिएगा। कॉटन डस्ट के कारण जो अपन इनहेलेशन कर देते हैं, यानी ऐसी फैक्ट्रियां जहां पे कॉटन तैयार किए जाते हैं, उन फैक्ट्रियों के अंदर जो वर्कर जो काम करते हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा ये देखने को मिलता है। कॉटन डस्ट के इनहेलेशन के कारण बेसिकली कौन सा रहता है, बाइसिनोसिस या फिर बेगोसिस या फिर एंथ्रोकोसिस या फिर मोल्डी लंग। ये बेसिकली क्या रहता है आपका बाइसिनोसिस, ठीक है ना, फॉर द कॉटन डस्ट, ठीक है ना, कॉटन डस्ट इनहेलेशन के कारण इसको अपन क्या बोलते हैं, मंडे फीवर। इसको अपन क्या बोलते हैं माय डियर, मंडे फीवर भी आपके एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा हुआ एमसीक्यू है। तो याद रखिएगा जब भी मंडे फीवर का जिक्र हो एमसीक्यू के अंदर, उसका भी आंसर क्या चला जाएगा आपका बाइसिनोसिस। और बेगोसिनोसिस, सॉरी बेगोसिस बेसिकली क्या रहता है आपका सुगर कैन डस्ट, ठीक है ना, सुगर कैन डस्ट। ऐसे लेबर या ऐसे वर्कर जो क्या करते हैं, गन्ने की फैक्ट्री के अंदर जो काम करते हैं या फिर उनकी खेती करते हैं, उनसे जो वो डस्ट आती है और वो अपन ऑक्सीजन बाहर से जो इनहेलेशन करते हैं उसके साथ में वो डस्ट क्या चली जाती है आपके लंग्स के अंदर चली जाती है, और लंग्स के अंदर कोलैप्स कर सकती हैं और इन्फेक्शन बढ़ा सकती हैं। इसके कारण क्या देखने को मिलेगा आपको, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, और ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बहुत सीवियर होती है। देन एंथ्रोपोसिस, एंथ्रोपोसिस बेसिकली क्या रहता है, कोयल डस्ट, ठीक है ना, कोयल डस्ट। इससे रिलेटेड एग्जाम के अंदर भी आया हुआ है कि एक बच्चा गार्डन के अंदर खेल रहा है जस्ट हाईवे के पास में, तो उस बच्चे के अंदर सबसे ज्यादा कौन से डिजीज होने के चांसेस रहेंगे, तो हमें याद रखिएगा एंथ्रोपोसिस क्या रहेगा। ये बेसिकली जो पेट्रोल के यहाँ पे काम करते हैं, जो आपके ऑयल से रिलेटेड जो फैक्ट्रियों के अंदर काम करते हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। देन मोल्डी लंग्स, ये बेसिकली क्या रहता है, डिफरेंस है, लेकिन ये बेसिकली क्या करता है आपके जो फंगल इन्फेक्शन है, फंगल जो इन्फेक्शन है आपका बाय इनहेलेशन, ठीक है ना, आप ऑक्सीजन यहाँ पे सांस लेते हैं और उसके साथ में ये इन्फेक्शन कहाँ चला जाता है, बाय इनहेलेशन कहाँ चला जाता है आपके लंग्स के अंदर। कौन सा, मोल्डी लंग्स, एग्जाम के अंदर ये भी पूछा जाता है। तो ये सारे के सारे अपन ने बात करी, तो राइट आंसर क्या चला जाएगा, इनहेलेशन ऑफ द पोटेंट डस्ट बेसिकली बाइसिनोसिस इज द राइट आंसर रहने वाला है। आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। ए वुमन विथ इनफर्टिलिटी रिसीव्स एन ओवेरी ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम हर सिस्टर हु इज एन आइडेंटिकल ट्विंस, ठीक है ना, ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे आपको हिंट दे दिया गया है। आइडेंटिटी ट्विंस तो बेसिकली व्हाट टाइप ऑफ द ग्राफ्ट इज, जब भी आइडेंटिकल या फिर एक ही तरह के बच्चे जो क्या हो, जेनेटिकली सेम हो, ऐसे बच्चों के अंदर एक दूसरे का जो अपन ट्रांसफर करते हैं ऑर्गन या फिर कोई भी बॉडी का पार्ट, इसको बेसिकली अपन क्या करते हैं, जीनोग्राफ्ट या फिर ऑटोग्राफ्ट या फिर एलोग्राफ्ट, इसको अपन क्या बोलते हैं, आइसोग्राफ्ट। आइसोग्राफ्ट के अंदर बेसिकली क्या रहता है, आइडेंटिकल ट्विंस के लिए अपन जो बेसिकली ये ग्राफ्ट यूज करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, आइसोग्राफ्ट, ठीक है ना। जीनोग्राफ्ट बेसिकली क्या रहता है, डिफरेंस स्पीसीज, ठीक है ना, डिफरेंट स्पीसीज। कैसे, यानी जो इंसान के जो हर्ट को अपन उसकी जगह पे अगर सुअर का हर्ट यहाँ पे ट्रांसप्लांट कर देते हैं, यानी पूरा अलग ही, यानी एक इंसान के ऑर्गन की जगह पे अपन क्या कर देते हैं, जानवर के ऑर्गन को, यहाँ पे डिफरेंस स्पेसीज हो गई हैं, इसके कारण प्रजाति बिल्कुल ही दूसरी हो गई है, इसको अपन क्या बोलते हैं, जीनोग्राफ्ट बोलते हैं, ठीक है ना। ऑटोग्राफ्ट बेसिकली क्या रहता है, यहाँ पे ऑटोग्राफ्ट की अगर मैं बात करूं तो ऐसे पेशेंट जिनके खुद के बॉडी का ही ऑर्गन यहाँ पे लगाया जाता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं अगर थाई के अंदर का जो अपन ग्राफ्ट चेंज कर रहे हैं और हैंड्स का जो वहां पे ग्राफ्ट अपन लगा रहे हैं, यानी खुद की बॉडी का ही, ओवन बॉडी का यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ऑटोग्राफ्ट। यानी ऑटो यानी
खुद का, ठीक है। एलोग्राफ्ट की अगर मैं बात करूं तो एलोग्राफ्ट बेसिकली क्या होता है, एलोग्राफ्ट यानी जो अपन क्या करते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, ठीक है ना। किडनी किडनी जो अपन ट्रांसप्लांट करते हैं उसके अंदर बेसिकली अपन क्या करते हैं, अपने क्लोज रिलेटिव की किडनी ले सकते हैं या फिर जिससे अपन मैच करती हैं वो किडनी, उससे वो ऑर्गन अपन लेते हैं। इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एलोग्राफ्ट, ठीक है ना। इसको अपन क्या बोलते हैं, एलोग्राफ्ट। तो यहाँ पे अपने अपने से जो पूछा गया है आइडेंटिकल ट्विंस के लिए, दिस इज कॉल्ड आइसोग्राफ्ट, यहाँ पे क्या रहने वाला है, राइट आंसर रहने वाला है। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर, आपको जरूर अगेन अपन बात कर रहे हैं जो फर्स्ट 25 स्टूडेंट जो इस कोर्स को परचेज करेंगे उनके लिए अपन ने बहुत ही शानदार ये ऑफर रखा है। 25 यानी ओनली फॉर 2500 के अंदर ये आपको एमसीक्यू बैच यहाँ पे मिलने वाला है, थ्योरी का भी बैच मिलने वाला है, टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है, कंप्लीट आपकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी, नर्सिंग एंड नॉन नर्सिंग सारे आपको मात्र 2500 के अंदर। इस कोर्स की फीस हमने रखी है एचपी हिमाचल प्रदेश फास्ट ट्रैक के नाम से ये बैच हमने स्टार्ट किया है, तो जरूर परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को बूस्टअप कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द रेडियो आयोडीन थेरेपी फॉर थायरोटॉक्सिकोसिस्टी के ना, तो यहाँ पे बेसिकली क्या आंसर रहने वाला है, रीकरेंस। यहाँ पे डी ऑप्शन क्या रहेगा आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द साइड इफेक्ट ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है ना। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर बेसिकली कौन सा ऐसा रहने वाला है साइड इफेक्ट जो नहीं होगा, बाकी सारे के सारे देखने को मिलते हैं। गिव मी दिस आंसर कीजिएगा। हाइपोकैल्सीमिया, जी हाँ बिल्कुल, ब्लड के अंदर जो आपका स्टोर्ड ब्लड होता है, स्टोर्ड ब्लड होता है उसके साथ में क्या अटैच हो जाता है, अटैच हो जाता है सिट्रेट के साथ में, ठीक है ना। सिट्रेट के साथ में अटैच होके क्या करेगा आपका हाइपोकैल्सीमिया करेगा, ठीक है ना। कैल्शियम के लेवल को क्या कर देगा, डिक्रीज करेगा, दिस इज कॉल्ड हाइपोकैल्सीमिया, तो ये भी राइट है। देन हाइपोथर्मिया, ठीक है ना। अगर ऐसा अगर अपन किसी भी पेशेंट को कोल्ड ब्लड, ठीक है ना, अगर किसी भी पेशेंट को कोल्ड ब्लड चढ़ा देते हैं तो ऐसे में वो बेसिकली किसके अंदर जा सकता है, आपका हाइपोथर्मिया, ठीक है ना। बेसिकली अपन ब्लड को किसके अंदर स्टोर रखते हैं, फ्रीज के अंदर, लेकिन फ्रीज के बाद में अपन 30 मिनट तक क्या रखते हैं, फ्रीज के बाहर रखते हैं, जिसके कारण वो क्या हो, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो अपना है वो होना चाहिए। उसके बाद में अपन क्या करते हैं, बीटी ट्रांसमिट करते हैं। लेकिन अगर अपन ने क्या किया है, डायरेक्ट फ्रीज से बाहर निकाल के उसको अपन ने ब्लड चढ़ा दिया है, तो वो पेशेंट कहाँ जा सकता है, हाइपोथर्मिया के अंदर जा सकता है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। एसिडोसिस, जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे क्या होता है, एसिडोसिस की अगर मैं बात करूं तो जो आपके लैक्टिक एसिड्स हैं वो बेसिकली यहाँ पे डिक्रीज होने लगते हैं ब्लड के अंदर। तो ये भी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। हाइपर कैल्सीमिया कभी भी नहीं होगा, ठीक है ना। हाइपर कैल्सीमिया कभी नहीं होता है, हाइपो कैल्सीमिया, तो डी ऑप्शन क्या रहेगा आपका राइट आंसर रहेगा। देन अपन बात करते हैं कार्डियोपल्मोनरी बाईपास वाज ग्रफ्ट यूज्ड इन द 1930, बेसिकली किसके द्वारा किया गया था, आपके गिवॉन्स, यानी बी ए ऑप्शन क्या रहेगा आपका राइट आंसर रहेगा। ये भी इस तरह से आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर पूछा गया था, तो जरूर आपको ये तो ऐसे एमसीक्यू आपको डायरेक्ट याद रखने पड़ेंगे। देन क्लेफ्ट लिप सर्जरी इज डन फॉर, क्लेफ्ट लिप सर्जरी बेसिकली किसके, इस सर्जरी को अपन क्या बोलते हैं, चीलियोप्लास्टी, इसको अपन क्या बोलते हैं, चीलियोप्लास्टी बोलते हैं। चीलियोप्लास्टी बेसिकली अगर मैं बात करूं, अगर इस बीच में अगर आपके अपर ऐसे बच्चों के अंदर जो अपर लिप्स होते हैं उनके बीच में गैप देखने को मिलता है, अगर एक तरफ ही गैप हो, राइट साइड में अगर ये गैप हो, इसको अपन क्या बोलेंगे, यूनिलैटरल, ठीक है ना, यूनिलैटरल। अगर दोनों ही साइड के अंदर ये गैप देखने को मिलता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, बाईलेटरल, ठीक है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, बाईलेटरल यहाँ पे बोलते हैं। और चीलियोप्लास्टी बेसिकली अगर मैं बात करूं, चीलियोप्लास्टी के बाद में हमेशा याद रखिएगा लेफ्ट लेटरल पोजीशन देखते हैं, ठीक है ना। आफ्टर कौन सी पोजीशन देंगे, लेफ्ट लेटरल देंगे, लेफ्ट लेटरल देंगे। और कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कौन सी रहेगी, आपके प्रोन पोजीशन क्या रहेगी, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगी। और ये कब किया जाता है, 3 से 6 मंथ के बीच में ये ऑपरेशन अपन कर सकते हैं। और इसके लिए बेसिकली रूल ऑफ 10 भी यहाँ पे कंसिडर करते हैं, कौन सा, रूल ऑफ 10। इसके अंदर बेसिकली क्या रहता है, आपका जो वेट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए,
10 पाउंड होना चाहिए। अगर मैं बात करूं विक्स की, मैं बात करूं तो कितना होना चाहिए, 10 विक्स यहाँ पे होना चाहिए। अगर मैं बात करूं यहाँ पे हीमोग्लोबिन की, मैं बात करूं तो मिनिमम हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, 10 हीमोग्लोबिन यहाँ पे होना चाहिए। और डब्ल्यूबीसी की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली कितनी होनी चाहिए, लेस देन 10,000, यानी इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। इसलिए अपन इसको क्या दिया है, रूल ऑफ द 10, ठीक है ना। आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर। तो ये बेसिकली बी ऑप्शन क्या रहेगा आपका राइट आंसर रहने वाला है। देन नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास में है, केयरफुली रीड कीजिएगा। क्रूप क्या होता है, क्रूप क्या होता है, गिव मी दिस आंसर कीजिएगा। ये एक बेसिकली क्या है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। इसके अंदर आपका कौन सा, अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होता है, ठीक है ना। अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है, ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है मेनली किसके अंदर, इन चिल्ड्रन, ठीक है ना। किसके अंदर देखने को मिलता है, इन चिल्ड्रन के अंदर देखने को मिलता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, जहां पे आपके लैरिंग्स और ट्रेंकिया और ब्रोंकस दोनों, तीनों के तीनों कहाँ अफेक्ट होते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कौन सा रहेगा आपका, लैरिंग्स, ठीक है ना। सबसे पहले मैं बात करूं तो क्या रहेगा आपका लैरिंग्स, देन क्या रहने वाला है, ट्रेकिया, ठीक है ना। उसके बाद में आपका क्या रहेगा, ब्रोंकस। ये तीनों के तीनों क्या होते हैं आपके अपर पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है ना, अपर पार्ट है। ये तीनों के तीनों अफेक्टेड होने वाले हैं। और क्या देखने को मिलता है आपके स्ट्रॉइडर, और क्या देखने को मिलता है यहाँ पे बार्किंग कफ देखने को मिलता है। ये भी याद रखिएगा, बार्किंग कफ यहाँ देखने को मिलता है। और क्या देखने को मिलता है डियर, बार्किंग। उसके बाद में हॉर्सनेस देखने को मिलता है, ठीक है ना। ये भी एग्जाम के अंदर एमसीक्यू आए हुए हैं। क्या देखने को मिलता है, स्ट्राइडर देखने को मिलता है, बार्किंग कफ देखने को मिलता है, और क्या देखने को मिलता है, हॉर्सनेस। बहुत बार एग्जाम के अंदर ये एमसीक्यू पूछा गया है, तो इन तीनों को बहुत अच्छे से आपको याद करना है। एक तो स्ट्राइडर, दूसरा आपका बार्किंग कफ, एंड तीसरा आपका क्या रहने वाला है, हॉर्सनेस। बार्किंग कफ यानी जैसे कुत्ता कैसे भौंकता है उसको अपन क्या बोलते हैं, दिस इज द बार्किंग कफ, ठीक है। ये बेसिकली मैन यहाँ पे तीन जो सिम्टम है सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो बेसिकली क्या रहेगा आपका लैरिंगो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन क्या रहेगा आपका राइट आंसर रहने वाला है, नॉट फॉर द इसोफेगस, यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होने वाला है, नॉट फॉर ए ट्रेकियल फिस्टुला एंड नॉट फॉर ए इसोफेजाइटिस, ठीक है ना। इसोफेगस की इन्फ्लेमेशन को क्या बोलते हैं अपन, इसोफेजाइटिस बोलते हैं। एंड देन अपन नेक्स्ट एमसीक्यू पढ़ रहे हैं, इन इन्फ्लेमेटरी ऑटो इम्यून डिजीज दैट अफेक्ट द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द हार्ट एंड जॉइंट। तो हमेशा याद रखिएगा, जब आपके इन्फेक्शन यानी जो आपका स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है, ठीक है ना, कौन सा, स्ट्रेप्टो कोकल इन्फेक्शन बेसिकली किसमें देखने को मिलता है, रूमेटाइड आर्थराइटिस के अंदर, रूमेटाइड आर्थराइटिस के अंदर देखने को मिलता है। और इसके अंदर बेसिकली आपका कौन सा पार्ट, जो आपका कार्डियक का अगर मैं बात करूं, हर्ट पार्ट, और कौन सा रहेगा आपके जॉइंट्स पार्ट यहाँ पे इन्वॉल्व देखने को मिलता है। यानी रूमेटिक जो आर्थराइटिस है वो बेसिकली, या फिर रूमेटिक फीवर, यहाँ पे ए ऑप्शन क्या रहेगा आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, वो ब्लड क्लॉट फ्लोटिंग इन द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड, गिव मी दिस आंसर कीजिएगा। जो ब्लड क्लॉटिंग है वो बेसिकली अगर आपके इसका अपन ब्रस्ट हो जाए, जब भी ब्लड क्लॉटिंग जब भी ब्रस्ट हो जाता है वो बेसिकली किसके अंदर देखने को मिलता है, गिव मी दिस आंसर कीजिएगा। ठीक है, अपन बात करते हैं नॉर्मली अगर ब्लड क्लॉट्स है उसको अपन क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोफ्लेबिटिस। और उसके अंदर डीप के अंदर चला जाए इसको क्या बोलते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोफ्लेबिटिस, जिसको मेनली क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म देखने को मिलता है। अगर ये ब्लड क्लॉटिंग है, अगर ब्रस्ट हो जाए, ठीक है ना, तो बेसिकली कहाँ चला जाता है, मूवमेंट करके, तो ये इसको अपन क्या बोलते हैं, एम्बोलाई, ठीक है ना। ब्लड के अंदर जो ब्लड क्लॉटिंग होता है, क्लॉट का ब्रस्ट होने के बाद में या फिर ब्रेक डाउन होने के बाद में वो मूव करके ब्लड वेसल्स के अंदर जाता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, एम्बोलाई, नॉट फॉर ए थ्रोम्बस, ठीक है ना। प्लेग बेसिकली किसके अंदर देखने को मिलता है, एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर, के अंदर बेसिकली क्या होता है, जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल का क्या बन जाता है, पाउच बन जाता है, ठीक है ना। इसके अंदर बात करो मैं एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर, यहाँ पे क्या होता है, डायलेशन देखने को मिलता है, ठीक है ना। डायलेशन यहाँ पे देखने को मिलता है ऑफ वेन, ठीक है ना।
किसकी बात कर रहा हूँ, एन्यूरिज्म। तो ये बेसिकली नहीं रहने वाला है, प्लेग भी नहीं रहने वाला है, थ्रोम्बस भी नहीं रहने वाला है, ब्लड क्लॉट, ठीक है ना। ब्लड क्लॉट जो बनता है आपके इन वेन के अंदर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन, ठीक है ना। और यही ब्लड क्लॉट जब ब्लस्ट हो जाता है इसको अपन क्या बोलते हैं और मूवमेंट करने लगे, दिस इज कॉल्ड द एम्बोलाई, ठीक है। एगोराफोबिया बेसिकली क्या रहता है, फियर फ्रॉम द, गिव मी दिस आंसर कीजिएगा। एगोराफोबिया बेसिकली क्या रहता है आपका, ओपन स्पेस, ठीक है ना। एगोराफोबिया बेसिकली क्या रहता है आपका, ओपन, फियर फ्रॉम द ओपन हाइट से अगर बात करें, फियर फ्रॉम द हाइट इज द एक्रोफोबिया। क्या होगा, एक्रोफोबिया। क्लोज पैलेस से क्या होगा, क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया यहाँ पे क्या रहेगा आपका राइट आंसर रहेगा। एनिमल से बेसिकली क्या रहेगा, फियर फ्रॉम जूफोबिया, ठीक है ना। फियर फ्रॉम जूफोबिया यहाँ पे क्या रहेगा आपका आंसर रहेगा। तो ए ऑप्शन क्या रहेगा, फियर फ्रॉम द ओपन पैलेस, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, एगोराफोबिया। ब्लिस्टर आर मेनली, तो बेसिकली अपन बात करते हैं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो प्रेशर अल्सर के अंदर बात करें, अगर रेडनेस और नॉर्मली स्वेलिंग देखने को मिले तो फर्स्ट, और ब्लिस्टर का फॉर्मेशन देखने को मिले सेकंड, और आपका मेनली जो सबक्यूटेनियस टिश्यू इन्वॉल्वमेंट रहे तो थर्ड, एंड देन बोन एंड मसल बेसिकली फोर्थ के अंदर। तो यहाँ पे सेकंड डिग्री के अंदर बेसिकली क्या देखने को मिलेगा आपका, ब्लिस्टर का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस क्लास। तो आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू सेशन यहीं पे होता है समाप्त। तो सारे एमसीक्यू बहुत ही खास थे, और इसी तरह की इन तैयारी अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हमारे साथ में क्रिशा एकेडमी के साथ में जरूर जुड़िए। वो सारे एमसीक्यू जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर भी आए हुए हैं और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा खास रहने वाले, वो सारे के सारे यहाँ पे सॉल्यूशन करवाए जाएंगे। थ्योरी भी आपकी बहुत टाइम कराई जाएगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। इसी तरह आप हमारे साथ में बढ़िए और क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।